बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि किस प्रकार विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव पड़ा और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, इमारतें और कलाकृतियाँ और पत्थरों में जो शिल्पकारी की गई उसका वर्णन किया गया था। और इसमें जो है बहुत सारे चित्रकार जो है भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। यहाँ पे बोधिसत्व जो है महात्मा बुद्ध का एक नाम है। हम लोग पेज नंबर 61 पर पढ़ रहे हैं और इसमें अंतिम अनुच्छेद हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेज नंबर 61 में। तो 7वीं 8वीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार की गईं और जिनके बीच में कैलाश का मंदिर, विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूप आकार कैसे दिया होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी कलाकृति का अनुमान कैसे लोगों ने किया और इसमें जो है इंसान ने कैसे इसकी कल्पना की और कल्पना अगर की भी तो उसे कैसे ये आकार दिया। तो एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी है। त्रिमूर्ति, 3 मूर्ति। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था और यहाँ पर महाबलीपुरम की एक इमारत है। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि किस प्रकार इसे जो है कुरेद कर इसमें कलाकृति बनाई गई है और यहाँ पे मंदिर भी दिखाई दे रहा है और हाथी का चित्र है यहाँ पे। तो इस तरह से ये महाबलीपुरम की एक इमारत का चित्र है। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हैवेल का कहना है कि इस क्षत विक्षत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। यहाँ पर क्षत विक्षत का अर्थ है टूटी फूटी। क्षत विक्षत, टूटी फूटी। जो थोड़ी नष्ट हो चुकी है, ऐसी जो है भीमाकार। भीमाकार का अर्थ होता है बड़े आकार की। भीमाकार, भीमाकार का अर्थ है बड़े आकार की। भीमाकार मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। तो ब्रिटिश संग्रहालय में सृजन और नाश सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, रचना करना और नाश का अर्थ होता है नष्ट करना, विनाश करना। तो सृष्टि और विनाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। एप्सटिन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान करती है। यानी कि उस समय ये बहुत बड़ा युग था जब इस तरह की कलाकृतियों का निर्माण हुआ, रचनाएं हुई और ऐसी कल्पना की गई। जावा में बोरी बुदूर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप्टोटेक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो
यह सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। यानी कि ऐसा जो है इंसान परिकल्पना भी नहीं कर सकता जैसी सुंदर यहाँ पर मूर्ति में सौंदर्य को दिखाया गया है। परम सौंदर्य यानी कि बहुत ही अति सुंदर। अब है यहाँ पर हम लोग भारत का विदेशी व्यापार, अब हम लोग पढ़ेंगे। ये शीर्षक के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर भारत का विदेशी व्यापार, तो यहाँ पर जो है अगला जो शीर्षक है भारत का विदेशी व्यापार। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाज़ारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका प्रभुत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है, लेकिन यह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। इनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेज़ी में इंडिगो कहते हैं। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेज़ी में यूनान के माध्यम से आया है। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। जो और दूसरे देश थे, उसकी तुलना में भारत में रसायन शास्त्र का विकास अधिक हुआ था। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ, जिसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। ये लोहे का बना हुआ स्तंभ है और यहाँ पर भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद और लोहे की दूसरी देशों में बहुत कद्र की जाती थी, विशेष रूप से युद्ध के कामों में। तो युद्ध के कामों में इसका जो है बहुत भारतीयों को और भी बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। मध्य युग तक प्रयोगों में काफ़ी विकास किया जा चुका था। गर्चे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। तो इस तरह से चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी भारत में बहुत पहले से ही शरीर विज्ञान के अंतर्गत उसकी रचना और उसमें जो है भस्म बनाना औषधियों में और आसव, इन सब का ज्ञान उन्हें बहुत अधिक था और ये प्रयोग जो है मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। खगोल शास्त्र जो विज्ञानों में प्राचीनतम है। खगोल शास्त्र यानी अंतरिक्ष के बारे में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। खगोल शास्त्र जो विज्ञानों में प्राचीनतम है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया था जो अब भी प्रचलित है। पंचांग जिसमें तिथि दी होती है,
जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र एवं धातु शास्त्र संबंधी जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने वश में रख सका। इसीलिए जो है भारत का व्यापार पर बहुत बड़ा अधिकार था। अब हम लोग अगले शीर्षक की ओर बढ़ेंगे, जिसमें प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। इसका अगला शीर्षक है प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गणित के क्षेत्र में भारत का ज्ञान था। यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित, जिसमें संख्याओं का गणित होता है, और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति, रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामिति बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियां अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अंकगणित और बीजगणित में भारत आगे बना रहा, जिसे शून्य का कुछ नहीं कहा जाता है। वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था। बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाता था। शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंकगणित और बीजगणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए। बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्वेद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर का और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंकगणित और बीजगणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनके अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिसका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। तो इन्होंने जो है भास्कर द्वितीय ने अंकगणित, बीजगणित और खगोल शास्त्र पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। अंकगणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है,
जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी। गो कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। गो की मतलब चूँकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ज्ञान के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा। तो 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में, जिनका समय था 753 से 774 ईस्वी, कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थीं। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था और यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। तो इस तरह से जो है भारतीय गणित जो है और भी देशों पर अपना अधिकार जमा रही थी और उसका जो है प्रचार हो रहा था दूसरे देशों में भी। तो अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इसके आम तौर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए। इनका सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में गणित शास्त्र का प्रचार भी बहुत ज़ोर शोर से हुआ था। अब हम लोग अगले शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे विकास और ह्रास। विकास और ह्रास। ह्रास कहते हैं नुकसान को, हानि को। विकास होना मतलब आगे बढ़ना और ह्रास का मतलब होता है नीचे गिरना। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। धीरे धीरे जो है वो आंतरिक झगड़े बढ़ते गए और इससे जो है बहुत उतार चढ़ाव आए, यानी कि कुछ चीज़ें आगे, कुछ चीज़ों में विकास हुआ और कुछ चीज़ों में हानि हुई। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता कहने का मतलब है कि ऊर्जा से अच्छी तरह से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इन सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है, यानी कि पूर्वी समुद्रों की दिशा में ये लोग आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में, यानी 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान मतलब आत्मा का अभिमान अर्थात स्वयं का आत्म स्वाभिमान
की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उत्तर पश्चिम से गोरे हूणों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राज सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हूणों को निकाल बाहर करता है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हूणों के पूरे वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न है। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, आधुनिक उज्जैन जिसे आज उज्जैन कहते हैं, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमज़ोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है, जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है, और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था। यहाँ पे भोज के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत अद्भुत व्यक्ति था, जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की, यानी कि हासिल करना मतलब प्राप्त करना। वह व्याकरण और कोशकार था। व्याकरण का उसे बहुत ज्ञान था और कोशकार था। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। भेषज यानी कि औषधि, और खगोल शास्त्र में यानी कि अंतरिक्ष के बारे में उसको बहुत रुचि थी। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य उसने इमारतों का निर्माण कराकर कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था, जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। वो खुद भी कवि और लेखक था, जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों के रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी जो है दक्षिण में जाकर बस गए, और शायद इन लोगों को वहाँ पे ऐसा अवसर मिला होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। गरचे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे मतलब काम कर रहे थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था।
लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। वैद्यक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया है। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। ज्यों ज्यों सहस्राब्दी समाप्त पर आती है, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हों। जीवन में उत्साह जो है वो कम होने लगा था। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। साहित्य में भवभूति 8वीं शताब्दी आखिरी बड़ा व्यक्ति था। साहित्य में यानी लिटरेचर में भवभूति जो है वो सबसे आखिरी और बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय का है, 12वीं शताब्दी का। और कला में E.V. हेवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। और मेरा ख्याल है कि कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही मतलब बनी रही। तो इस तरह से उपनिवेशों में बसने के लिए भारतीय कला जो है वो दक्षिण भारत में लंबे समय तक कायम रही, बनी रही। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे। जो चोल वंश के थे वे 11वीं शताब्दी में जो है एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे। तब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली, और वे तब तक बने रहे जब तक कि उन्हें श्री विजय ने परास्त करना मतलब हराना, परास्त करना परास्त करना का अर्थ है हराना। तो जब तक वे उन्हें हरा नहीं दिए, दक्षिण भारत में पुरानी परंपरा बनी रही, लंबे समय तक कायम रही। तो यहाँ पर जो है उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोलवंशी जो है बहुत समय तक वहाँ पर बने रहे जब तक कि श्री विजय वहाँ पर विजय नहीं प्राप्त कर लिए। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधा कृष्ण का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है।
और इस तरह से यहाँ पर जो है यह, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है, राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब जो है उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे और शेष भाग जो है अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।